हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी 500 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, तो उसमें मैंने आपको कितने पार्ट 12 जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज आपका कौन सा पार्ट होने वाला है? 30, यानी कि 13 नंबर का आपका पार्ट होने वाला है। तो आगे के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, ठीक है। बने रहिए आप हमारे साथ। ये है आपका चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। इस नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है और आपको इसमें ज्वाइन हो जाना है। अगर सिंपल वे में करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डायरेक्ट वहां पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे? हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वहां से ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर आपको जो भी डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, और डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएगी, एग्जाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सब कुछ मटेरियल आपका कहाँ डल जाता है? आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो ज्वाइन होना ना भूलिए। ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। कौन सा? आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है बहुत सारा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू करवाए थे, वो वाली सीरीज करवाई थी, तो वो भी हमने कंप्लीट पीडीएफ मैंने इस पर डालवा दी है, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी 500 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज चल रहा है, सीरीज चल रही है, तो उसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे इसी ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही आप एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप साइड वाइज वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ, आपको कंप्लीट सब कुछ कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप पर सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी है ई बुक जीव विज्ञान की, यानी कि आपकी बायोलॉजी की। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्या मिल जाएगा? बायोलॉजी मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, फ्री एमसीक्यूज आपके मिल जाएंगे इसी में, ठीक है। तो कितने की है ये? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए की आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, 291 से स्टार्ट है, यानी कि आपके इससे पहले के क्वेश्चन 290 क्वेश्चन आपके किस में हो चुके हैं? आपके पार्ट 12 जो करवाए हैं उसके अंतर्गत। नहीं देखिए हो तो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं आपको, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच सेंट्रल इंडियन रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? किसके नाम से? भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? तो जहां मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं आपको बताती जाऊंगी, वरना देखिए, ठीक है। तो कौन था वो? कौन सा भारतीय शासक था? यशवंतराव होलकर थे, या बाबू वीर कुंवर सिंह, या फिर ठाकुर कुंदन सिंह, या राजा मान सिंह तोमर? तो देखिए, भारत में नेपोलियन के रूप से किसको जाना जाता है? आपके यशवंतराव होलकर। कौन से शासक को? आपके यशवंतराव होलकर को जाना जाता है, ठीक है। और ये उपाधि, मतलब ये नाम किसने दिया? नेपोलियन। नेपोलियन नाम किसने दिया? तो देखिए, किसने दिया ये नाम? एस.एन. इनामदार। एस.एन. इनामदार। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने नाम दिया क्या? नेपोलियन। क्या दिया? नेपोलियन, ठीक है। तो किसने दिया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस.एन. इनामदार ने इनको क्या दिया? ये नेपोलियन का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद एक मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट शाह आलम। कौन? मुगल सम्राट शाह आलम। इन्होंने एक उपाधि दी इनको, राज राजेश्वर बहादुर। किसकी उपाधि दी थी? राज राजेश्वर बहादुर।
की उपाधि दी। ठीक है, तो भारत में नेपोलियन के रूप से आपके यशवंतराव होलकर जो कि भारतीय कौन है, शासक हैं, इनको जाना जाता है। नाम नेपोलियन किसने दिया, एस.एन. इनामदार ने दिया। ठीक है, इसके बाद इनको राज राजेश्वर बहादुर की उपाधि किसने दी, तो मुगल सम्राट कौन, मुगल सम्राट शाह आलम ने इनको दी थी। ठीक है, तो कौन सी उपाधि इनके पास है, राज राजेश्वर बहादुर की उपाधि। तो ये यशवंतराव होलकर जो है ये फर्स्ट है। ठीक है, दो है आपके, एक यशवंतराव होलकर फर्स्ट, एक द्वितीय। ठीक है, ये कौन से हैं आपके, फर्स्ट वाले हैं यशवंतराव होलकर। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। with which of the following sports in नरेंद्र हिरवानी एसोसिएटेड, निम्नलिखित खेलों में से कौन से नरेंद्र हिरवानी से संबंधित है, कौन से खेल से नरेंद्र हिरवानी संबंधित है। हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट। तो कल ही बताया है मैंने ये कहाँ से है, क्रिकेट से ये संबंधित है आपके कौन, नरेंद्र हिरवानी। जो क्रिकेट में ज़्यादा जिसकी दिलचस्पी होगी वो इस नाम को जरूर जानते होंगे। ठीक है, अगला देखिए। चलिए अगला क्या है, which of the following is not a scheme launched by MP government, निम्नलिखित में से कौन सी योजना MP सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई। इनमें से बताना है आपको कि कौन सी योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं शुरू की गई थी। बताइए, पढ़े बेटियां योजना, या लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो कौन सी नहीं की गई थी, पढ़े बेटियां है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाली जो है भारत सरकार द्वारा की गई थी। आपकी एमपी सरकार द्वारा कौन कौन सी की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना। आपने अगर एमपी में रहते हो तो एमपी में आपने सुना ही होगी ये वाली योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सुनी होगी आपने, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुनी होगी ना, जो वृद्ध लोगों को क्या तीर्थ धाम कराने वाली योजना। ठीक है, और जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कब आई, तो 1 अप्रैल 2007 को आई थी। कब आई थी, 1 अप्रैल 2007 को आई थी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2006 के बाद जन्मे जो भी लड़कियां हैं, यानी कि किसी दो संतान हो या 2 से कम संतान हो, उसके लिए ये योजना लागू है। कौन सी वाली, लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी, 2 संतान या तो 2 से कम संतान। ठीक है, तो कौन सी किसके लिए लागू होगी, 1 अप्रैल 2006 के बाद जन्मी जो लड़कियां हैं उनके लिए ये क्या होगी, लागू होगी। लेकिन वो कौन हो, सिर्फ उसकी 2 संतान हो, उसकी माता की, मतलब कितनी, 2 संतान हो, है ना, 2 या 2 से कम। ठीक है, तो इसमें वो भागीदार हो सकता है। और जो अनाथ लड़कियां हैं, अनाथ, तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। और इसी का दूसरा पार्ट, मतलब लाडली लक्ष्मी योजना दूसरी भी आई थी, वो कब आई थी, अक्टूबर 2021 में आई थी। वो कब आई थी, अक्टूबर 2021 में आई थी। इसमें क्या कि जो 18 साल की लड़कियां हो जाएंगी, उनके लिए क्या, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब वो कॉलेज में दाखिला लेंगी, यानी कि जब वो कॉलेज में अपना एडमिशन कराएंगी, तब उनको कितनी राशि मिलेगी, तब उनको मिलेगी 25,000 की राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी, 25,000 की राशि मिलेगी। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना आपको समझ में आई। कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2007 को हुई थी, और 1 अप्रैल 2006 के बाद वाली बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये लागू होती है, उससे पहले वाली के लिए नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में दूसरी आई लाडली लक्ष्मी, दूसरी आई। तो दूसरी में क्या बताया मैंने, कब आई थी, आपके अक्टूबर 2021 में आई। इसमें क्या, जो भी कॉलेज में दाखिला लेंगी उनके लिए क्या 25,000 की राशि दी जाएगी, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाएगा। ठीक है, और आपकी
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये नाम बदल कर रखा गया। देखिए 2009 में रखा गया था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। क्या रखा गया? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कब रखा गया इसका नाम? 2009 में। पर 2016 में इसका नाम बदलकर फिर से क्या रख दिया गया? फिर से क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या कन्या निकाह योजना। क्या? मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। ठीक है। और इसकी जो राशि थी, विवाह राशि कितनी थी? पहले 51,000 थी। कितनी थी? 51,000 थी, लेकिन बढ़ा के कितनी कर दी गई? 55,000। कितनी कर दी गई? 51,000 से 55,000 राशि कर दी गई इस विवाह राशि की। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह या फिर निकाह योजना, इसका नाम बदलकर कब रख दिया गया था? 2016 में रख दिया गया था। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following place was founded by Udan Singh in the year 1660? सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? कब की थी? सन 1660 में उड़ान सिंह ने स्थापना की थी। किसकी की थी? विदिशा शहर, सागर, रीवा या रायसेन की? तो किसकी की थी? तो इन्होंने की थी विदिशा की स्थापना। किसकी की थी? विदिशा। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है विदिशा का? पुराना नाम है भेलसा, भद्रावती, भेसनगर, है ना? ये क्या है? आपके विदिशा के पुराने नाम है। विदिशा के पुराने नाम है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका विदिशा? तो विदिशा बसा हुआ है आपका बेतवा के किनारे, है ना? कई बार क्वेश्चन अपना आ चुका है। बेतवा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इतना आपको याद रखना चाहिए कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। ठीक है। तो विदिशा कहाँ? बेतवा के किनारे। और जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक, उनकी जो पत्नी है कौन? महादेवी। वो भी कहाँ से थी? आपकी विदिशा से थी। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी कहाँ से थी? विदिशा से थी। विदिशा। कहाँ से थी? विदिशा से थी। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी? किस जिले से थी? उनका घर कहाँ पे था या किस जिले से संबंधित थी? तो पूछ लिया जाए विदिशा, सागर, रीवा, रायसेन। तो कहाँ से थी? विदिशा से संबंधित थी वो। ठीक है। तो याद रखना विदिशा से। और जब हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बना, तो हमने कुछ चीजें राजस्थान को इसमें से दी थी, कुछ अपन ने ली थी। तो विदिशा में कौन सी तहसील जोड़ी गई थी? आपकी कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में जोड़ा गया था। विदिशा में जोड़ा गया था, है ना? कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो है कहाँ पर है? आपके विदिशा में है ना? और हमने क्या दिया था राजस्थान को? तो हमने क्या दिया था? मंदसौर जिले की भानपुरा, आपके भानपुरा की सुनेल टप्पा गांव को, भानपुरा जो तहसील है उसके सुनेल टप्पा गांव को हमने कहां पर दे दिया था? हमने राजस्थान को दे दिया था। कौन सा दिया था? सुनेल टप्पा। ठीक है। कहाँ का? आपका मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील।
तो देखिए कितने क्वेश्चन क्लियर हुए आपके। देखिए सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की? विदिशा की स्थापना की थी। ठीक है, विदिशा की स्थापना की थी। इसके बाद पुराना नाम क्या है? भेलसा, भद्रावती, भेलसा, भद्रावती और भेसनगर। ठीक है, विदिशा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी कहाँ से संबंधित थी? इसी विदिशा से संबंधित थी। ठीक है, और कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी हमने ले ली थी, है ना, विदिशा में शामिल कर दिया था उसे। उसके बाद मंदसौर जिले के भानपुरा की छोटे से गांव सुनील टप्पा को हमने किसको दे दिया? हमने राजस्थान को दे दिया। तो इतने क्वेश्चन आपके क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। Which of the following Mughal rulers was born at मुकुंदपुर? निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? निम्नलिखित मुगल शासकों में मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? आपके मध्य प्रदेश मुकुंदपुर में अकबर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद आजम शाह या फिर बहादुर शाह फर्स्ट। तो मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ? आपके अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? अकबर द्वितीय का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज और आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है? लाल मृदा, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी? कौन सा होगा आपका? देखिए आपने मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी भी देखी है, आपने काली मिट्टी भी देखी है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्या होगा? उपरोक्त दोनों। आपके मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी है वो पूरे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो पूरे मध्य प्रदेश में 47% भाग पर पाई जाती है। कितने पे पाई जाती है? आपके पूरे मध्य प्रदेश में 47% भाग पर ये पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, है ना, काली मृदा। लिख देती हूं काली मृदा, है ना, या काली मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो लाल मिट्टी है, लाल मृदा या मिट्टी, ये आपकी पूरे मध्य प्रदेश में 33% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, और ये जो लाल मिट्टी है आपकी, ये किसके लिए बेस्ट होती है? ये धान के लिए बेस्ट होती है। किसके लिए? जो धान यानी कि चावल जो होता है, चावल की धान जो होती हैं उनके लिए ये बेस्ट होती है। क्या? आपकी लाल मिट्टी। और ये जो लाल मिट्टी है ये जल अपघटन के कारण क्या हो जाती है? इसका रंग पीला पड़ जाता है। जल अपघटन के कारण पीला रंग पड़ जाता है। ठीक है, जल अपघटन के कारण क्या हो जाता है? इसका रंग पीला पड़ जाता है। और जो आपकी काली मिट्टी है वो पाई जाती है पूरे मध्य प्रदेश में 47% भाग पर, है ना। 47% भाग पर पाई जाती है। और ये कैसी होती है? ये मिट्टी होती है स्वयं जोतने वाली का मतलब क्या हुआ? स्वयं जोतने वाले का मतलब कि इसको ज्यादा जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है इस मिट्टी को, है ना, इसलिए क्या है? ये स्वयं जोतने वाली है ना। तो अगर इसमें पानी की मात्रा कम होगी, अगर इस मिट्टी में, काली मिट्टी में पानी की मात्रा अगर कम होगी तो ये कैसी हो जाती है? ये मिट्टी सिकुड़ जाती है ना। देखी होगी सूखी मिट्टी जब खेतों में पड़ी रहती है कैसी सुकुड़ी सी लगती है। और
सिकुड़ी लगती है। और इसके बाद अगर वहीं बारिश अगर हो जाए, पानी ज़्यादा अगर वहाँ पड़ जाए, तो पानी ज़्यादा पड़ने पर क्या होती है, वो मिट्टी आपने देखी होगी चिपचिपी हो जाती है ना, गल जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है। तो यही आपकी क्या है, काली मिट्टी है। और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है कितने, 47% भाग पर पाई जाती है। लाल मिट्टी आपके 33% भाग पर पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये किसके लिए बेस्ट है, धान के लिए बेस्ट है, ठीक है। और जल अपर्दन के कारण क्या होता है, इसका रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आपके मध्य प्रदेश में ये दोनों ही मृदाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या है आपका, Which of the following cities of Madhya Pradesh has or have set up SVPs, special purpose vehicles, for implementation of smart city plans? स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन से शहर या शहरों ने एसवीपी यानी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की है? किसकी की है? स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की है। इनमें से कौन से शहरों ने की है? आपके इंदौर ने की है, भोपाल ने की है, या सभी ने की है? तो किसने की है? आपके इंदौर ने भी की है, भोपाल ने भी की है। तो क्या होगा इसका आंसर? सभी के सभी ने क्या किया है? विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की है, ठीक है। चलिए आगे का, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए आप। वेयर इज द लोकरंग फेस्टिवल हेल्ड? लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए कहाँ होता है ये? खजुराहो में, भोपाल में, या फिर ग्वालियर में, या महेश्वर में? तो कहाँ होता है आपका लोक रंग महोत्सव? ये आपका भोपाल में चलता है, ठीक है, भोपाल में चलता है। शायद 5 दिन के लिए लगता है, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कहाँ लगता है? आपके लोक रंग महोत्सव लगता है आपके भोपाल में लगता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? वेयर इज द वीर प्लेस सिचुएटेड? आपका मध्य प्रदेश का वीर महल कहाँ पर स्थित है? कौन सा महल? वीर महल। बताइए, धार में, दतिया में, ओरछा में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो देखिए जो वीर महल है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने इसका नाम पढ़ा ही नहीं है। तो वीर महल कौन सा है आपका? सप्तखंडा महल। कौन सा? सप्तखंडा महल। 7 मंजिल होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सप्तखंडा महल ना। इसमें कितनी मंजिलें हैं आपकी? 7 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम है इसका? सप्तखंडा महल। इसका जो अन्य नाम है वो है वीर महल। वीर महल, क्या नाम है? वीर महल। तो बताइए आप कहाँ पर है? धार, दतिया, ओरछा, इनमें से किसी नहीं? तो ये है आपका दतिया में। कहाँ पर है? आपके दतिया में आता है, ठीक है। कहाँ आता है? दतिया में। किसने बनवाया था? निर्माण कार्य निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने इस महल का निर्माण करवाया था, वीर पैलेस का निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन सा है? सप्तखंडा महल है। 7 मंजिलें इसमें है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
विच सेंचुरी, अगला क्वेश्चन क्या है, विच सेंचुरीज डू द पेंटिंग्स ऑफ बाग केव्स डेट बैक टू, बाग गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों की है, किसकी, बाग गुफाओं की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी की है, बताइए। 3rd 5th सेंचुरीज की है ना, या फिर 5th 7th सेंचुरी, या फिर 1st to 3rd सेंचुरी। तो आपकी जो बाग गुफाओं की चित्रकारी है वो कौन सी शताब्दी की है, आपकी कौन सी सेंचुरी की है, 5th to 7th सेंचुरी, यानी कि 5 से 7 शताब्दी ईस्वी। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए आगे का क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है आपका, Which place of Madhya Pradesh is known to be the capital city of King कार्तवीर्य अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुना। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कौन से स्थान को जाना जाता है, चंदेरी को, कटंगी को, या फिर खजुराहो को, या फिर महेश्वर को। तो बताइए कौन सा होगा आपका, महेश्वर होगा। क्या होगा, महेश्वर। राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है, आपके महेश्वर शहर को जाना जाता है। जो महेश्वर है आपका, महेश्वर क्या है बता रखा है मैंने, आपके मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, आपका यही है महेश्वर। सबसे पवित्र स्थान कौन सा है आपका, महेश्वर। महेश्वर है ना, महेश्वर। और महेश्वर कहाँ पर है, तो खरगोन जिले में है। कहाँ पर है, आपके खरगोन में है। ठीक है, कहाँ पर है, खरगोन में है। सबसे पवित्र स्थान आपका महेश्वर है। और महेश्वर में ही, आपके महेश्वर में ही क्या है, नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ पर इसी पर नर्मदा नदी पर क्या है, सहस्त्र धारा जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी यहाँ पर। ठीक है, क्या बनाती है, सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर है, यहाँ पे बनता है आपका महेश्वर में। कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी बनाती है आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात। ठीक है, सबसे पवित्र स्थान हो गया आपका। और जो अहिल्याबाई होलकर है, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अपने शासनकाल में महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में क्या किया था, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। महेश्वर को अपनी राजधानी क्या, अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था, अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को, जब वो शासन काल था उनका, तो महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। महेश्वर कहाँ पर है, खरगोन में है। सबसे पवित्र स्थान महेश्वर है। ठीक है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका कहाँ बनता है, नर्मदा नदी पर, महेश्वर में बनता है। ठीक है, जहाँ नर्मदा नदी बहती है आपकी महेश्वर में। ठीक है, और महेश्वरी साड़ियाँ आपने सुनी होंगी, महेश्वरी साड़ियाँ जिन पर क्या लगा हुआ है, जीआई टैग लगा हुआ है ना, जीआई टैग लगा हुआ है। ठीक है, और जीआई टैग लगा हुआ है। कौन कौन सी दो साड़ियाँ ऐसी हैं, कौन कौन सी साड़ियाँ हैं जिन पर जीआई टैग लगा है, तो 2 साड़ियाँ ऐसी हैं। ठीक है, एक आपकी कौन सी हो गई, एक आपकी हो गई महेश्वरी साड़ी, है ना, महेश्वरी साड़ी, और दूसरी आपकी चंदेरी की साड़ी। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी है आपकी, चंदेरी साड़ी, चंदेरी की साड़ी।
चंदेरी की साड़ियाँ, ये कहाँ पर है आपकी चंदेरी की साड़ी कहाँ पर? आपके अशोकनगर जिले में आता है, ठीक है। काय में आता है? अशोकनगर जिले में, ठीक है। तो इतना सब आपको क्लियर हुआ। राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है? महेश्वर को जाना जाता है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर के शासन काल में जो महेश्वर है उसको राजधानी बनाया था अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को, ठीक है। सबसे पवित्र स्थान है आपका महेश्वर। सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इतना सब आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन आपका? फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बंदर कूदनी इज एट। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? कौन सा स्थल, कौन सा पर्यटक स्थल आपका बंदर कूदनी कहाँ पर है? जबलपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है या ग्वालियर में है? तो याद रखिए आपका जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा? आपका बंदर कूदनी जबलपुर में स्थित है, भेड़ा घाट के पास, ठीक है। कौन सा है आपका? बंदर कूदनी, ठीक है। ये क्या है? एक बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल है। बंदर कूदनी क्या है? एक दर्शनीय स्थल है, ठीक है। दर्शनीय स्थल है। और भेड़ाघाट में ही आपका क्या है? गोलाकार 64 योगिनी मंदिर। क्या है? 64 योगिनी और यहाँ पर संगमरमर की सफेद चट्टानों से नर्मदा नदी द्वारा क्या है? यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। सफेद कौन सी? संगमरमर चट्टानों, संगमरमर चट्टानों पर नर्मदा नदी द्वारा निर्मित धुआंधार जलप्रपात। क्या? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है आपका? वही है, ठीक है, जबलपुर में। तो संगमरमर की चट्टानों पर वो नर्मदा का पानी द्वारा वो बना रही है, जलप्रपात बना रही है। अब संगमरमर की चट्टानें हैं तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल एकदम सफेद दिखेगा, बिल्कुल धुएं की तरह, है ना, बिल्कुल धुएं की तरह। आपने देखा होगा अगर धुआंधार जलप्रपात तो कैसा बिल्कुल सफेद बनाती है, बिल्कुल। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात, है ना, एकदम व्हाइट कलर का जैसे धुआं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, नर्मदा नदी द्वारा ये निर्मित होता है, ठीक है। तो बंदर कूदनी एक दर्शनीय स्थल है और 64 योगिनी मंदिर भी आपका वहां पर है, ठीक है, जबलपुर में। और इसके अलावा जो भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट नाम आपने सुना होगा, भेड़ाघाट, इसका जो नाम रखा गया किसके कारण रखा गया? भृगु ऋषि के कारण, भृगु ऋषि के कारण नाम पड़ा, के कारण नाम पड़ा क्या? भेड़ाघाट, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ है बंदर कूदनी? बंदर कूदनी कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। इतना सब याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखिए। चलिए, तानसेन अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर एट द तानसेन समारोह हेल्ड एट। हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहाँ आयोजित होता है, किया जाता है? तानसेन पुरस्कार के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल बता दी थी। अब तानसेन का पूछा गया है कि ये जो
पुरस्कार है, ये जो समारोह है तानसेन समारोह, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? और देखिए बताइए, भोजपुर में किया जाता है या फिर भोपाल, ग्वालियर या फिर सांची में? तो जाहिर सी बात है उनकी जन्मस्थली कहाँ पर है? उनकी ग्वालियर में है। ठीक है, तो कहाँ पर जी तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? आपके ग्वालियर में मनाया जाता है। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? तानसेन नगरी। क्या कहा जाता है? तानसेन नगरी। अब कोई आपसे एग्जाम में पूछे, कि तानसेन नगरी किसको कहते हैं और दे दिया जाए भोजपुर, भोपाल, ग्वालियर, सांची, तो क्या करेक्ट करोगे? क्या है अपना आंसर? तानसेन नगरी कौन सी है? आपकी ग्वालियर है। कौन सी है? ग्वालियर। ठीक है, और इसके बाद देखिए, और जो बचपन का इनका नाम है तानसेन का, तानसेन इनका बाद में पड़ा है, लेकिन तानसेन का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु पांडे इनका नाम है बचपन का। ठीक है, और इनका जो जन्मस्थल है, जन्मस्थल कहाँ पर है? जन्मस्थल इनका है ग्वालियर के बेहट में। कहाँ पर? ग्वालियर के बेहट गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर क्वेश्चन ऐसा कर लिया जाए कि तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। परंतु जो समाधि स्थल है किसकी? तानसेन की, तो वो कहाँ पर है? आपके ग्वालियर में है। ग्वालियर में क्या है? समाधि स्थल है। ठीक है, अब कोई पूछे समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में है। जन्म पूछे, ग्वालियर में है। ग्वालियर के बेहट नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि तानसेन के बचपन का नाम क्या है, तो रामतनु पांडे है ना, रामतनु पांडे है। ठीक है, तो चलिए याद रखिए, तानसेन समारोह मनाया जाता है आपके ग्वालियर में। तानसेन नगरी किसको कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व डज द चरण गंगा रिवर फ्लो? निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है। कान्हा या पेंच या सतपुड़ा या फिर बांधवगढ़, कौन सा होगा? चरण गंगा नदी है वो कहाँ से प्रवाहित होती है? आपके बताइए। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, तो कहाँ से होती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? बांधवगढ़ से होती है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब बना आपका? बना कब इसका निर्माण? ये हुआ था आपका 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर में कब जोड़ा गया इसे? प्रोजेक्ट टाइगर में इसे कब जोड़ा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में इसको जोड़ा गया था 1993 में। कब जोड़ा गया था? 1993 में इसे जोड़ा गया था। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, या फिर सतपुड़ा, या फिर बांधवगढ़, तो कौन सा है? बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? जंगली भैंसों का। किसका? जंगली भैंसों का। जंगली भैंसों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, संरक्षण किया जाता है। और आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? बांस की प्रजाति पाई जाती है। बांस की प्रजाति पाई जाती है।
किसकी, बांस की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, निर्माण कब हुआ, 1968 में, प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में। चलिए, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर किसकी देन है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कौन लाया आपके विश्व में, पूरे विश्व में पूछ रही हूं मैं, पूरे विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया, कब बना ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका, पूरे विश्व में कौन लाया प्रोजेक्ट टाइगर, तो उनका नाम है गैनी मैनफोर्ड। क्या नाम है गैनी मैनफोर्ड, दिख रहा है आपको, गैनी मैनफोर्ड इनका नाम है, जो कि पूरे विश्व में क्या लाए, विश्व में है ना, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर इन्होंने लाया। और भारत में कौन लाया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन लाया, भारत में आपका प्रोजेक्ट टाइगर कौन लाया, तो वो लाए थे कैलाश सांखला। कौन लाए थे, कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला। ठीक है, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किसने की थी, तो गैनी मैनफोर्ड ने की थी। किसने की थी, गैनी मैनफोर्ड ने की थी। और इसके बाद आपके भारत में किसने की थी, तो कैलाश सांखला ने की थी। और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, आपके उमरिया में है। कहाँ पर है, उमरिया में है। ठीक है, उमरिया में आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए, with whom has the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट signed an MOU to develop a happiness index। मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किस पर हस्ताक्षर किए हैं, आपके IIT इंदौर पर, IIT कानपुर पर, IIT मद्रास पर, या IIT खड़गपुर पर। तो कहाँ किए हैं, IIT खड़गपुर पर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राखी की चुनौती इज अ कॉम्पोजिशन बाय whom। राखी की चुनौती किसकी रचना है, राखी की चुनौती किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, या फिर फिराक गोरखपुरी, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर हरिशंकर परसाई। किसकी है आपकी राखी की चुनौती, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये आपकी आधुनिक कवि में आती हैं, आधुनिक कवि में जो आती है, आधुनिक कवि में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है आती हैं। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, इलाहाबाद के पास हुआ था, इलाहाबाद के पास हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हुआ था। लेकिन जो इनकी कार्यस्थली रही है, कार्यस्थली क्या रही है इनकी कार्यस्थली है जबलपुर। क्या रही है, जबलपुर। पूछ लिया जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कार्यस्थली क्या रही है, अब ऐसा नहीं कि इलाहाबाद में जन्म हुआ है तो वही उनकी कार्यस्थली है। कौन सी है कार्यस्थली इनकी, जबलपुर रही है। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी, त्रिधारा, बिखरे मोती, रानी लक्ष्मीबाई, एक आपकी राखी की चुनौती। ठीक है, तो ये क्या है इनकी, कौन है ये आधुनिक कवि हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who out of the following is a double Special Olympics medalist originally from मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश निवासी है। कौन 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है, किसने जीता है, 2 बार ओलंपिक पदक जीता है। किसने जीता है, वर्षा वर्मन ने जीता है, सीता साहू ने, या फिर नमन ओझा, या फिर आदित्य जोशी। तो किसने, आपके सीता साहू ने क्या किया है, ओलंपिक में 2 बार
विजेता ये रही हैं, ठीक है, ओलंपिक में 2 बार विजेता ये रही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, द कंदरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ओरछा में, ओमकारेश्वर में, खजुराहो में या फिर महेश्वर में। तो कहाँ पर है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में स्थित है, खजुराहो में। कहाँ पर आता है आपके, छतरपुर जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है आपका क्या, आपका खजुराहो। और खजुराहो में क्या है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। समझ में ही आ रहा है, कंदरिया महादेव मतलब महादेव शिव भगवान है ना। और जो आपका सबसे, जो खजुराहो में और भी मंदिर है, सबसे बड़ा कौन सा मंदिर है, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है आपका, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव। इसकी जो टोटल लंबाई, ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 31 मीटर, ठीक है। और किसने निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था चंदेल शासक, चंदेल शासक विद्याधर, विद्याधर है ना। किसने निर्माण, किसने करवाया था, चंदेल शासक विद्याधर ने निर्माण करवाया था। और खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए कौन सा है, कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 31 मीटर। कितनी है, 31 मीटर ये ऊंचा है। और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और छतरपुर जिले में ये आता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर आप जो भी डाउट आया है, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको कोई भी क्लास चाहिए या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। जो भी कमी हो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF में आपको क्लास के बाद आपको डल जाएगी, कहाँ पर, टेलीग्राम पर डल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप ले लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।